नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं शाम वाली सीरीज के साथ, जिसमें कि व्याकरण के हम 20 प्रश्न लेके चलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी व्याकरण के दिखने वाले हैं 50 क्वेश्चन, वो भी मिक्स होंगे। और यकीनन वो प्रश्न ऐसे मिलने वाले हैं कि आपको हर एक प्रश्न के बाद अगले प्रश्न को देखने या जानने की उत्सुकता बढ़ती रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न इतने ही खास हैं, क्योंकि मैं खुद 20 प्रश्न की सीरीज बनाता हूं, लेकिन जब ये मैंने 50 प्रश्न एक साथ देखे तो मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि क्यों ना 50 को ही डाला जाए, क्योंकि उसके साथ आप एक ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और उम्मीद करूँगा कि जैसे कि आप सभी लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, तो वो इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से प्यार देंगे और पूरा देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न बोल रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बस। प्रश्न बोल रहा है, क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ठीक है, झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ये महाकाव्य है और ये कब का है? 1914 का है दोस्तों। साथ ही आप सभी याद रखना 17 सर्ग हैं इसमें। कितने सर्ग हैं दोस्तों? 17 सर्गों का ये महाकाव्य है। झरना किसकी है? तो झरना जयशंकर प्रसाद की है, 1918 की है। प्रेम प्रलाप किसकी है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधा युग हमेशा याद रखना धर्मवीर भारती की है। किसकी दोस्तों? धर्मवीर भारती की, 1955 की ये रचना है। साथ ही 5 अंक में ये विभाजित है। इससे हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा, 5 अंक में विभाजित है दोस्तों। ठीक है, महाभारत के 18वें दिन से 18वें दिन की संध्या से 18वें जो दिन की संध्या है उससे इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखना इस प्रश्न को। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप में है। क्या दोस्तों? संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार या फिर अद्भुत। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? श्रृंगार रस। देखो संयोग और वियोग जो होते हैं श्रृंगार रस के ही रूप होते हैं, याद रखना। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है स्थायी भाव? स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों इसका? तो इसका होता है रति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ रही है तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से नाम धातु, याद रखना, नाम धातु क्रिया कौन सी है? गाना, खेलना, भागना, गरमाना। क्या बोल रहा है? गाना, खेलना, भागना और गरमाना। नाम धातु क्रिया। तो दोस्तों याद रखना नाम धातु क्या होते हैं? याद रखेंगे संज्ञा सर्वनाम। जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं, संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं वो उनके से जो क्रिया बनती है, मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़कर जो क्रिया बनती है उसी को कहते हैं नाम धातु क्रिया। अब देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही हो जाएगा गरमाना। क्यों हो जाएगा गरमाना? अब एक चीज़ समझना, गाना क्या होती है? देखो क्रिया होती है दोस्तों। खेलना क्या होती है? क्रिया होती है। भागना क्या होती है? क्रिया होती है। और गरम क्या होती है दोस्तों? गरम क्या है? संज्ञा है। गरम क्या होता है? संज्ञा है। दो संज्ञा सर्वनाम में जुड़कर बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, अज्ञेय जी की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास में क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितने बार? 6-7 बार। और ज्ञानपीठ कब मिला? 7-8 बार। तो ज्ञानपीठ कब मिला दोस्तों? ज्ञानपीठ कब मिला है? 1978 में। इसको याद कैसे रखता हूँ मैं? कैसे याद रखना है आपने कि कितने नाव में कितने बार? 6-7 बार। ज्ञानपीठ कब मिला? 7-8 बार। देखो 6-7-7-8 ऐसे आप याद रखेंगे। भग्नदूत कब का है? 1933 अज्ञेय की है। हरी घास में क्षण भर 1949 के। इत्तलम 1946। ये सब किसकी है दोस्तों? ये सब अज्ञेय की ही रचना है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है कितने नाव में कितने बार के लिए मिला है। और अज्ञेय की जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या दोस्तों? संस्कृति के 4 अध्याय 1956 के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और ज्ञानपीठ मिला कितने
अपनी नाव में कितनी बार के लिए। तो दोस्तों फास्ट चलने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे भी पता है आप सब लोगों का जो तरीका है, आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दूं और उत्तर दूं, साथ में उनकी पूरी की पूरी डिटेलिंग भी कराता चलूं। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, पांचवा प्रश्न बोल रहा है आश्रित उपवाक्य। क्या बोल रहा है? आश्रित उपवाक्य किस तरह के वाक्य में पाया जाता है? सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य पाया जाता है, क्योंकि संयुक्त वाक्य जो होता है दोस्तों, सरल प्लस सरल हो सकता है, सरल प्लस मिश्र हो सकता है। मतलब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य मिश्र वाक्य जुड़ा होना, मिश्र वाक्य जुड़ जाता है, सरल या सरल जुड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन सरल जो आश्रित उपवाक्य होता है, पहले वाक्य में आश्रित उपवाक्य जो होता है वो हमेशा मिश्र उपवाक्य में देखने को मिलता है। छठा प्रश्न हमारा देखने को बनता है कौन सा? तत्सम शब्द पहचानिए। क्या दोस्तों? तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो देखते ही हमारा प्रश्न बन जाएगा निद्रा, क्योंकि मोर का क्या होता है दोस्तों? मयूर। ठीक है, क्या होता है? मयूर। कान का दोस्तों क्या होता है? कर्ण। बंदर का क्या होता है दोस्तों? वानर। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है? दिए गए रेखांकित शब्द का शुद्ध शब्द छांटिए। आचार्यों ने आनंद को आह्लाद की और कहीं निवृत्ति की संज्ञा दी। इसका मतलब आह्लाद का ही शुद्ध रूप इससे पूछा जा रहा है कि निवृत्ति की संज्ञा दी है। आह्लाद, आह्लाद, आह्लाद और आह्लाद। तो दोस्तों आह्लाद इसका क्या हो जाएगा? सही इसका विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आ रहा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया। क्या दोस्तों? आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास होगा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों अव्ययभाव समास, आजीवन जो शादी ना करने का प्रण लिया था, तो भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययभाव समास होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शंस डी। इसके लिए क्या याद रखना है आपने? YAS, ठीक है, और V। इसका क्या मतलब है? देखो यमक, देखो मैं शब्द अलंकार बता रहा हूँ आपको। शब्द अलंकार देखो, यमक, अनुप्रास, आपने क्या बोला? यमक, अनुप्रास, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति, ये सारे जो अलंकार है वो कौन से हैं दोस्तों? शब्द अलंकार हैं, और बाकी जो बचे वो सब क्या होंगे? अर्थ अलंकार होंगे। कहने का क्या मतलब है? देखो यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, ये चार के चार किस में जाते हैं? शब्द में जाते हैं। और पूछा हमसे शब्द अलंकार है और हमें यमक भी हमें देखने को मिल गया है, तो हमारा ऑप्शंस डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से तालव्य ध्वनि है। अच्छा देखो, ई और ई क्या तालु हैं? ई और ई क्या तालु हैं? यस सर। क्या बोल रहा है? यस सर। तो टॉ, प, श और क, तालव्य ध्वनियाँ क्या हो गई? देखो य स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? श। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा? देखो इधर ई प्लस बड़ी ई, क्या तालु हैं? क्या देखो तालु हैं? हम बोलते हैं यस सर। यस सर का मतलब क्या? देखो य भी तालु होता है और ये श भी तालु होता है, ई भी तालु होती है, बड़ी ई भी तालु होती है। तो ई और ई तालु हैं? यस सर। तो देखो श मिल गया, और पूछा भी क्या था? तालव्य ध्वनि, तो हम क्या बोलेंगे? श सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बनते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष, ऐसा वर्ण जो कंपन ना करता हो। क्या ना करता हो दोस्तों? कंपन ना करता हो, उनको क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। क, ग, घ, जौ। तो ये तो आप देखते ही पकड़ लिया होगा आपने। तो इसका सही क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शंस ए, क इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, नीलगिरी, पर्वत, सहायता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला? पर्वत, क्योंकि रामायण व्यक्तिवाचक, नीलगिरी व्यक्तिवाचक, सहायता भाववाचक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
विसर्ग संधि का उदाहरण है कौन सा बोला 13वां प्रश्न विसर्ग। युधिष्ठर, भयंकर, मनोयोग, सत्याग्रह। तो सत्य प्लस आग्रह तो हमारा तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि, है ना। और युधि प्लस स्थिर ये इसमें कोई संधि नहीं है, अगर ई और ई करते तो भी गड़बड़ हो जाता। भयम व्यंजन संधि। और ये क्या बचा मनोह प्लस योग। दोस्तों मनोह प्लस योग ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 और बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंग गोदी हिस्सा, गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा, अध्याय समय अवस्था। तो दोस्तों अंक कहने का मतलब है अंक के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होने वाला है बी। अंक को गोद भी बोलते हैं, अंक को संख्या भी बोलते हैं और अंक को अध्याय भी हम बोलते हैं। आईएमपी पॉइंट है दोस्तों ये, हल्के में हम इसको बिल्कुल ना लें। और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरी मेहनत है या मेरे जो प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक से प्रश्न, ये भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 15वां। सर्वनाम पद के परिचय में बताया जाता है। सर्वनाम पद के परिचय में बताया जाता है। सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, क्रिया से संबंध। सर्वनाम के भेद, वचन, पुरुष, कारक, क्रिया से संबंध तथा वाक्यांग। सर्वनाम के प्रकार, लिंग, वचन, पुरुष, कारक और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है बताएंगे सभी लोग। अब ये क्या बोल रहा है देखो, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। तो सर्वनाम के पद परिचय में बताया जाता है सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम का लिंग, वचन, पुरुष और कारक। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कई लोग इसको डी में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना सर्वनाम के प्रकार, लिंग, वचन, पुरुष और कारक सर्वनाम पद परिचय में बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। कमल मृणाल, ओस निहार, आकाश अभ्र, गाय द्विज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है सभी लोग बताएंगे। पर्यायवाची का सही जोड़ा नहीं है तो ऑप्शन डी, क्योंकि द्विज मतलब जो होता है वो होता है ब्राह्मण। याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है ब्राह्मण होता है। और गाय के लिए अगर हम बात करें तो गाय जो होता है गौ होता है, गौ, धेनु, धेनु। और एक शब्द और है अच्छा देखो यहाँ पे क्या है सुरभि। एक सुरभि गधा भी होता है बड़ी ई वाला, ठीक है। और कामधेनु देखो उधर इस तरीके से सुरभि गधा गधे का रूप भी बनता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इधर ओस को निहार बिल्कुल सही बात है, आकाश अब्र बिल्कुल सही है, कमल मृणाल बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। 17वां प्रश्न आ रहा है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इसका एकदम सही हो जाएगा आपका ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण का जन्म कब हुआ है हमारे लिए बनता नहीं है पेपरों में, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ 1856, महावीर 1907, भारतेंदु 1850, बालकृष्ण भट्ट 1844। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या बोला 18वां। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। कहने का मतलब है वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है और उसका शुद्ध रूप बताना है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 29वां प्रश्न देखो 19वां प्रश्न सॉरी। हमारी वीडियो कितने मिनट की हो गई है? बहुत बढ़िया चल रहा है स्कोर। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनियाँ? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों व्यंजन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आ रहा है
20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाश्वेता, वीणा पाणी, हंस वाहिनी या सिंहहस्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना है? सिंहहस्ता किसका होता है दोस्तों? दुर्गा का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा है। कहने का मतलब है अशुद्ध वाक्य दिया है, इसका शुद्ध रूप लिखना है आपको। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाइए। बी बोल रहा है आप नानी घर जाओ। सी आपने नानी के घर जाना है। डी आप नानी के घर जाओ। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आप नानी के घर जाइए, इसका सही वाक्य बनेगा दोस्तों। 22वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दांत खट्टे करना, दांतों को बेकाम होना, बेइज्जत करना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, पराजित करना। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होना है? पराजित करना। इन प्रश्नों में ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अच्छे प्रश्न है। सांकल्य, सांकल्य का तत्सम शब्द है सांकल्य, सायकल्य, कलह, संकुल, श्रृंखला। तो दोस्तों सांकल्य का तत्सम शब्द होगा श्रृंखला। याद रखेंगे तत्सम, याद रखना श्रृंखला का तत्सम मतलब श्रृंखला तत्सम है और सांकल जो होता है सांकल ये क्या होता है? तद्भव रूप होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न आ रहा है, लिखावट में प्रत्यय है अट, वट, अवट, आवट। तो दोस्तों हमें पता है लिखावट में आवट प्रत्यय होता है। 25वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव, महा प्लस महो प्लस उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, मौधन उत्सव। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव का हो जाएगा। आ प्लस उ बराबर ओ, कौन सी संधि देख रहे हो दोस्तों? ये दीर्घ संधि या फिर गुण संधि? तो दोस्तों ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी गुण संधि हो जाएगी। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर, रत्नाकर, नीरद, जलधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? नीरद। नीरद किसका होता है दोस्तों? बादल का होता है। तो दोस्तों नीरद किसका होता है? बादल का होता है। जिसके अन्य में हम देखें तो मेघ भी होता है, हम सभी को पता है। अम्बुद होता है, हम सभी को ये भी पता है। जलद होता है, हम सबको ये भी पता है। घन होता है, हमें ये भी पता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। 27वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए। ढां के वहीं 3 पात होना, यत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा परिणाम होना, उल्टा सीधा काम करना, अनुरूप बनाना। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा? सदा एक सा परिणाम होना, ढां के 3 पात होने का अर्थ होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28वां प्रश्न देखो। 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का अर्थ क्या हो सकता है सही तरीके से? दक्षता, नीड़, ज्योत्सना और चपल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षता। तो दक्षता होता है। नीड़ का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों घोंसला होता है, हम सभी को पता है क्या होता है घोंसला। और ज्योत्सना का मतलब क्या होता है? देखो चांदनी होता है। क्या होता है दोस्तों? हम सभी को पता है चांदनी, है ना। या फिर चपल, चपल मतलब तेज, फुर्तीला, चुलबुल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए। कौड़ी का हो जाना, बहुत सस्ता हो जाना, मारा मारा फिरना, धन संपत्ति एवं मान प्रतिष्ठा से रहित हो जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होगा? बहुत सस्ता हो जाना। कौड़ी का हो जाना मतलब बहुत सस्ता हो जाना। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 30, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गणपति, करी वर वदन, चंद्रचूड़, विनायक। तो दोस्तों ये देखते ही हमें पता चलने वाला है चंद्रचूड़ ये किसका होता है? शिव भगवान का
होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि शंभु, शंकर, आशुतोष, महादेव, ये सभी किसके हैं दोस्तों? आपके शिव शंभु के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 31वां, गिरियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां, क्या बोला दोस्तों? भारत में कुल बोलियां किसके अनुसार, गिरियर्सन के अनुसार कितनी है? 400, 179, 544, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोलियां कितनी है? 544। और गिरियर्सन के अनुसार भाषा कितनी होती है दोस्तों? 179 भाषा है। आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुर, सरिता। तो दोस्तों इसका त्रिवेणी है, क्योंकि त्रिवेणी क्या होता है? संगम होता है। ये संगम का पर्यायवाची है, ना कि गंगा का पर्यायवाची है। 33वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं? अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो इसका सही क्या उत्तर होने वाला है कि ये क्या बोल रहा है? और शब्द के अनाकारती शब्द समूह में चयन कीजिए। तो दोस्तों उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूसरा, तथा। दूसरा मतलब और के लिए हम दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं और तथा भी प्रयोग कर सकते हैं। 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, कामिनी, महिला, इंद्रा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? वामा, कामिनी, महिला, इंद्रा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रा। इंद्रा स्त्री का पर्यायवाची ना होकर दोस्तों किसका होता है? याद रखना, लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है दोस्तों। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न, क्योंकि मुझे जल्दी वीडियो खत्म करनी है। हाँ, 15 क्वेश्चन और निपटाने जल्दी से। 35वां प्रश्न, जो काम करना कठिन हो, क्या बोल रहा है? जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दूभर, कठिन, असंभव। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर होना है? दुष्कर। जो काम करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुष्कर कहते हैं। जो कठिन हो, जो करना कठिन हो, जो काम करना कठिन हो, तो जो काम करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुष्कर। ठीक है, कठिन के लिए क्या शब्द होता है? जो मुश्किल हो। या संभव के लिए क्या होता है? जो संभव ही ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 36वां दोस्तों। 36वां प्रश्न क्या बोल रहा है? अनु उपसर्ग से बना शब्द। अनु, अनुचर, अनुपमा, अंतर, अनुत्तर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु, क्योंकि अन प्लस उपमा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अन प्लस उपमा। तो ये अन हो गया, ये भी कट। अन प्लस उत्तर, ये भी कट। अन प्लस तर, अन प्लस अंतर, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो बचा क्या? अनु प्लस चर बराबर अनुचर। तो उपसर्ग हमारा ए इसका सही होगा दोस्तों। वाक्यों के आगे उपसर्ग हमेशा लगते हैं। शब्दों के आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और शब्दों के जो पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। 37वां प्रश्न आ रहा है हमारा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो दोस्तों पंकज, पंकज किसका होता है? कमल का होता है। ये प्रश्न बेसिक था इसलिए मैंने कम समय इसमें लिया दोस्तों। 38वां प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द का सही अव्यय का भेद है। आज दिन भर वर्षा होती रही। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हो रहा है इसमें? दिन भर वर्षा होती रही, तो वर्षा होती रही, तो क्या हो रहा है इसमें? दिन भर वर्षा होती रही, क्रिया विशेषण अव्यय इसमें है दोस्तों। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मैं बार बार बोलता हूँ, आधी, पूरी, ए, बी, सी। अब जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो एकदम समझ लेगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो दोस्तों ये क्या हो गई? पूर्वी हिंदी में मगही नहीं आती, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आएगी? ये बिहारी के अंतर्गत आएगी। मगही, 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 मैथिली, मैथिली, मैथिली और भोजपुरी, ये किसके अंदर आती है? बिहारी के अंदर। और बिहारी किस अपभ्रंश में आती है? तो यह आती है आपकी मागधी अपभ्रंश में। कौन से अपभ्रंश में दोस्तों? मागधी अपभ्रंश में आती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न बोल रहा है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित, तालव्य, स्वर, तंत्रीय। तो दोस्तों संयुक्त अक्षर बनता है। आप सभी को पता है संयुक्त अक्षर, है ना? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। क प्लस श बराबर क्या बनता है? ये हो गया। तो प्लस र बराबर क्या बनता है?
त्र। तो ये क्या हो गया, संयुक्त अक्षर की पहचान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 41वां प्रश्न। तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है रामचरित्र मानस 1074 दोहे। ठीक है दोस्तों, यह छंद है, इसमें 1074 छंद है। 42वां प्रश्न आ रहा है, रंगभूमि प्रसिद्ध लेखक के उपन्यास रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो दोस्तों किसका है ये? मुंशी प्रेमचंद का। कब का है? 1925 का है। सूरदास इसका नायक है। याद रखना, इस उपन्यास का नायक कौन है? सूरदास है। याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 43वां प्रश्न। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे और वीडियो हमारी 25 मिनट की हो चुकी है। 43वां प्रश्न हो चुका है, देखो। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, हास्रो उन्मुख बुद्धकालीन भारत, लौरिक चंदा की लौर कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? तुलसीदास का मानसिक विकास। 44वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि अलंकार बताना है। सीधे सीधे देखते हैं। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। तो श्लेष अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अब इधर देखो, श्लेष का मतलब क्या है? पट। पट का मतलब यहाँ पे दो बार आया है। एक मतलब कपड़ा है कि भिखारिन को देख पट देत बार, कपड़ा दो बार बार दे देते हैं, और एक का है दरवाजा कि वो बार बार क्या लगा दे रही है? दरवाजा लगा देती है। तो यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार। ये क्या होता है? चिपके के लिए होता है ना दोस्तों। और ये कौन सा है? शब्द अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो दोस्तों इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना। 46वां प्रश्न देखो दोस्तों क्या वाला है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? शब्द के पीछे हमेशा प्रत्यय लगता है रंगीला में। गीला, ईला, ला और इला। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 46 का रंगीला। बड़ी ई की मात्रा आएगी क्योंकि रंगीला। देखो रंग प्लस ईला। ठीक है दोस्तों, रंगीला। 47वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, याद रखना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है जहाँ छंद सभी चरण समान होते हैं, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। तो दोस्तों सममात्रिक छंद उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 48वां प्रश्न। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की, वचन की। तो दोस्तों विशेषण किसकी बताएगा? तो दोस्तों इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा, संज्ञा की बताएगा। 49वां प्रश्न देखते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? सम प्लस कल्प, सह प्लस कल्प, सन प्लस कल्प, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, सम प्लस कल्प। ये हमारे कौन सा संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल, और उम्मीद है कि मैंने 27 मिनट और 50 क्वेश्चन कर दिए, काफ़ी खुशी मिल रही है और विद पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताते हुए चला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी डिटेल पसंद आई होगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? हास्य रस, वीर रस, वात्सल्य रस, करुण रस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? तो किसकी रहेगी दोस्तों? वहाँ पे आप देख के पता लग जाएगा, करुण रस की भी वहाँ पे क्या रहेगी? उपस्थिति रहेगी। और याद रखना करुण रस का स्थायी भाव ही क्या है? शोक है। स्थायी भाव ही क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर मेरी वीडियो, मेरी डिटेलिंग, मेरे प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। दिल खुश हो गया।